नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी से पढ़ो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है केंद्र सरकार। और इस केंद्र सरकार का नाम से जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जो एग्जाम में आने वाला है उसका अंक बार है 7 अंक का। और इसमें 3 तरह के क्वेश्चन आने की संभावना है: वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक क्वेश्चन। लघुत्तरात्मक आएगा 4 नंबर का, अति लघुत्तरात्मक 2 नंबर का और 1 नंबर का। इस तरीके से ये क्वेश्चंस आएंगे। इनके बारे में हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। एक बात ध्यान रखें, आप कतई ये नहीं समझें कि सरकार एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया तो अब एग्जाम नहीं होगा। अभी तक सरकार का जो मानस है वो यही है कि एग्जाम हर हाल में होगा, और आगे क्या परिस्थितियां रहती हैं कोई पता नहीं। लेकिन आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। सोच के देखो कि एग्जाम हो जाएगा और आप ये सोच के बैठे हैं कि एग्जाम नहीं होगा, तो आपकी स्थिति क्या होने वाली है। इसलिए आप अपनी स्टडी जो है इसको बरकरार रखें, कंटिन्यू रखें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सबको हल करना सीख जाएंगे। पहला है, भारतीय संसद के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। इनकी बात करें प्रमुख अंगों की, तो यहाँ पे अपने आंसर में है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आपने देखा होगा संसद के 3 प्रमुख अंग हैं। कौन कौन से? ये तीनों ही हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? उपयुक्त सभी। समझ में आया? आगे नेक्स्ट, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं और वीडियो को कंटिन्यू जारी रखें। यदि अच्छा लगता है तो इसको लाइक भी करें, दोस्तों को शेयर करें। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? अपने पास ऑप्शन में इस तरीके से होंगे कि जैसे 500 होंगे, 552, 545, 530। अब यहाँ पे अपना राइट आंसर जो है मैंने रेड इसलिए किया है कि ताकि आपके आंखों में जो आंखों का कैमरा है ये कैमरे की भांति काम करता है और ये स्कैन करके आपको अच्छे से दिमाग में इसकी इमेज क्रिएट कर दे, जिससे क्या होगा, जैसे एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन आता है तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए, अच्छा उसका आंसर तो कितना था? 552। तो इसका आंसर 552 है, लेकिन बाकी ऑप्शन दिए हैं तो कुछ तो सोच समझ के दिए होंगे। आगे बात करते हैं उन्हीं के बारे में कि जब मूल संविधान था उसमें कितने अधिकतम सदस्य संख्या थी? 500। क्योंकि क्वेश्चन यदि ये आप पूछा जाए कि अपना जो मूल संविधान है उसमें लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी थी, तो आप यदि वहां पे 552 लिख दिए तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वहां पे याद रखें कि मूल संविधान में तो 500 थी, लेकिन उसके बाद में गोवा दमन दीव का जब पुनर्गठन हुआ और अधिनियम जो 1987 के द्वारा क्या किया गया, 500 से बढ़ाकर लोकसभा की सीटें कितनी कर दी गई? 552। लेकिन वर्तमान में पूरे 552 सीटों पे चुनाव नहीं होता। कितने पे होता है? 545 में। इसलिए यहाँ पे ध्यान रखें वर्तमान में कितनी सीटें हैं? 545। 530 सीटें हैं, ये राज्यों से निर्वाचित अधिकतम लोकसभा सदस्य संख्या है। ये कह सकते हैं कि जो 552 है टोटल, उनमें से राज्यों से अधिकतम कितनी होंगी? 530। 20 कहां से होंगी? केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 आपको पता है कि राष्ट्रपति मनोनीत करता है 2 एंग्लो इंडियन सदस्य को। आगे बात करते हैं, भारत में कितने वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना जाता है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष और 30 वर्ष वयस्क माना जाता है। आपने देखा होगा इस चैप्टर में कि वयस्क मताधिकार के द्वारा लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा, तो ये वयस्क की उम्र कितनी होगी? वो है अपनी यहाँ पे 18 वर्ष। कितनी वर्ष है? 18 वर्ष। आगे यहाँ पे ऑप्शन मैंने 21 वर्ष, 25 वर्ष और 30 वर्ष दे रखे हैं, एग्जाम में भी इसी तरीके से आएंगे। तो इनके बारे में और बात करते हैं कि इन ऑप्शनों का क्या इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे 25 वर्ष ध्यान रखना लोकसभा चुनाव लड़ने वाले की एज होती है, और 30 वर्ष राज्यसभा चुनाव का जो मेंबर होता है, चुनाव लड़ने के लिए जो सदस्य होता है, उसकी एज होती है। आगे बात करते हैं, भारतीय संसद का उच्च सदन है कि उच्च सदन कौन सा है? अब कोई जरूरी नहीं, हो सकता है निम्न सदन भी पूछ ले, लेकिन अभी बात करने वाले हैं अपन कि भारतीय संसद का उच्च सदन है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। तो यहाँ पे अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा? राज्यसभा। क्या होगा? राज्यसभा। और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से कि उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। अब आगे बता देता हूं कि लोकसभा के बारे में भी यदि क्वेश्चन पूछता है तो किस तरीके से पूछा जा सकता है।
लोकसभा को तीन अन्य नामों से और जानते हैं कि निम्न सदन है, ये प्रथम सदन है, लोकप्रिय सदन है। ऐसा इसलिए कहा जाता है लोकप्रिय सदन इसको, क्योंकि इसके जितने भी मेंबर होते हैं वो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से चुनाव जीत के आते हैं, इसके लिए इसको लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, प्रथम सदन कहा जाता है और निम्न सदन। तो ये तीन नाम इसके हैं। क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न सदन किसे कहते हैं या किसको कहा जाता है, तब ध्यान रखें लोकसभा। प्रथम सदन किसको कहा जाता है, तब भी याद रखें आप लोकसभा। लोकप्रिय सदन कौन सा है, तब भी आप याद आंसर क्या देंगे, लोकसभा। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसा कि इसमें था कि भारतीय संसद का उच्च सदन जिसका स्वर आपने क्या दिया, राज्यसभा, तो उच्च सदन पूछता है तब राज्यसभा देना है। यदि द्वितीय सदन से संबंधित क्वेश्चन आता है तब भी आपका आंसर क्या होगा, राज्यसभा। यदि अस्थायी सदन के बारे में क्वेश्चन पूछता है तब भी क्या होगा, राज्यसभा, क्योंकि ये कभी भी भंग नहीं होती। जैसे लोकसभा भंग की जा सकती है लेकिन राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अस्थायी सदन कहा जाता है। फिर है विधानसभा और विधान परिषद, ये तो आप जानते हैं स्टेट के अंदर होती है। आगे बात करते हैं, लोकसभा सदस्य हेतु न्यूनतम आयु कितनी है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। तो अपने यहाँ पे जो आंसर होगा वो कितना होगा, 25 वर्ष। लोकसभा के चुनाव के लिए तो 25 वर्ष चाहिए, लेकिन राज्यसभा के चुनाव लड़ने के लिए आपको मिनिमम आयु जो है, न्यूनतम आयु है कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि राज्यसभा के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो आंसर क्या करोगे आप, 30 वर्ष। आगे बात करते हैं, लोकसभा का कार्यकाल है, लोकसभा का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष और 5 वर्ष 6 माह। यदि आप पढ़ के नहीं जाते हो तो एग्जाम में किस तरीके से जवाब देखो, इस तरीके से दोगे कि अच्छा 5, 6, 7 ये तो राउंड फिगर में है, हाँ ये 5 वर्ष ये हो सकता है, इसलिए आप अच्छे से मेहनत करें। तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है, कितना होता है, 5 वर्ष होता है। तो ये अपना आंसर है लोकसभा के लिए, तो ये 5 वर्ष। 6 वर्ष जो होता है वो ध्यान रखें कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसका कार्यकाल होता है, सदस्य का कार्यकाल है। यहाँ पे राज्यसभा का कार्यकाल याद नहीं रख ले, क्योंकि राज्यसभा तो आपको पता है अस्थायी होती है, उसका कोई कार्यकाल नहीं कहा जा सकता, वो तो जिस दिन स्थापित हो गई थी वो बरकरार रहेगी, तो इसलिए अस्थायी सदन है। लेकिन उसके जो मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल होता है कितना, 6 वर्ष। और आप जानते हैं कि हर 2 वर्ष बाद में इनके चुनाव होते हैं, 1/3 सदस्य रिटायर्ड हो जाते हैं, 1/3 सदस्य नहीं चुनकर आते हैं। आगे बात करते हैं, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। भारतीय सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है, देखो ऑप्शन जो दे रखे, रक्षा मंत्री, सेना अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। आप दिमाग लगाओगे, रक्षा मंत्री होता होगा, सेना अध्यक्ष होता होगा, कोई नहीं, कौन होता है, राष्ट्रपति। इसका सबसे जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और ये तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, ये भी याद रख। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। आगे बात करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, ए में 2, 12, 14 और इनमें से कोई नहीं। अब दिमाग में आएगा 2 था, 12 था, 2 था, 12 था। आप अच्छे से दिमाग में याद रखें कि यहाँ पे पूछ क्या रहा है, राज्यसभा में, किसमें पूछ रहा है, राज्यसभा में। और राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ये दिमाग में रखें, जिसमें कम सदस्य होते हैं इसके अधिकतम सदस्य कितने हैं, आपको पता है 250। वर्तमान में 245 चुने जाते हैं और इन 245 में भी 12 जो होते हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राज्य या मतलब अस्थायी जो सदन है उसमें ज्यादा सदस्य होते हैं और लोकसभा में केवल कितने सदस्य चुने जाते हैं, 2 सदस्य मनोनीत किए, राज्यसभा में केवल 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि 2 लोकसभा में और 12 राज्यसभा में। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के कितने सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, कि राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है वो कितनी हो सकती है। यहाँ पे ऑप्शन में है 200, 245, 250 और 552। यहाँ पे अपना आंसर होगा 250, क्योंकि राज्यसभा में अधिकतम कितनी होती है, 250, लेकिन अधिकतम हो सकती है। वर्तमान में कितनी है, 245 है। यहाँ पे जो 200 ऑप्शन है, ध्यान रखना, अपने राजस्थान जो विधानसभा है इसके अधिकतम सदस्य संख्या है 200 और 552 यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया है, ये आप पहले क्वेश्चन हल कर चुके हैं कि ये अधिकतम संख्या है किसकी, लोकसभा की। और इन ऑप्शनों के थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। 200 है राजस्थान विधानसभा में, 245 राज्यसभा में वर्तमान में चुने जाते हैं और 250 राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है और 552 लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या। नेक्स्ट,
लोकसभा में बहुमत दल के नेता होता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? यहाँ पे बहुमत दल का जो नेता होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लिखते जाएं, याद करते जाएं साथ के साथ ही, ताकि वीडियो के साथ ही आपको याद होता जाए, और साथ ही वीडियो को लाइक भी करते जाएं, दोस्तों को शेयर करें, जिससे अधिक उनको फायदा मिल सके। क्योंकि इस समय आपको पता है रेगुलर क्लासेस चल नहीं रही है, इसलिए कम से कम आप ऑनलाइन जो क्लासें हैं इनके माध्यम से आप बेनिफिट उठा सकते हैं। आगे बात करते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। कौन करता है इसकी नियुक्ति? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है? यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रधान तो है, लेकिन कैसा? औपचारिक। अब यहाँ पे अपने पास ऑप्शन में है प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है। देखो यहाँ पे भारतीय संघ की बात कर रहे हैं। भारतीय संघ में ये मुख्यमंत्री और राज्यपाल जो है ये तो आपको पता है स्टेट में होते हैं, केंद्र में या तो प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति। तो इनमें से दोनों में से आंसर कौन सा होगा उसकी यदि हम बात करें तो यहाँ पे होगा राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होता है तो फिर प्रधानमंत्री क्या होता है? वास्तविक प्रधान होता है। इसका मतलब यह है कि सरकार के जितने भी कार्य हैं उनके नाम मात्र का जो कार्यपालक है या उसका डिसीजन लेने वाला कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन आपको पता है राष्ट्रपति किसकी सहमति से लेता है? प्रधानमंत्री की सहमति से जो भी डिसीजन लेना होता है, या ये जो भी विधेयक वगैरह जो भी भेजता है वो सारे सिर्फ राष्ट्रपति क्या करता है? उस पर सिग्नेचर करता है। इसलिए भारतीय संघ की जो कार्यपालिका का जो सबसे प्रमुख होता है औपचारिक रूप से वो तो होता है राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक कौन होता है? प्रधानमंत्री। यदि क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जाता कि भारतीय संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तब आप प्रधानमंत्री लिखेंगे, और यदि औपचारिक प्रधान पूछते हैं तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा में दो पद होते हैं, एक तो होता है सभापति और एक होता है उपसभापति। तो सभापति कौन होता है? सभापति उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? जो भी उपराष्ट्रपति होगा वही होगा। अब एक बात और यहां पे याद रखें, राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल तो 6 वर्ष होता है, लेकिन यहां पर राज्यसभा का जो सभापति होता है उसका कार्यकाल कितना होगा? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। तो सीधा सा है कि इसका जो सभापति होगा उसका भी कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष होगा। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे कि प्रधानमंत्री कौन थे? यहाँ पे अपने ऑप्शन में है नरेंद्र मोदी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। बहुत सारे बच्चे तो ध्यान ही नहीं देंगे कि प्रथम प्रधानमंत्री पूछ रहा है, अच्छा प्रधानमंत्री कौन है, तुरंत टिक कर देंगे नरेंद्र मोदी। लेकिन आप एग्जाम देते समय पूरे कंसंट्रेट होके पर्सन को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि यहाँ पे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पूछ रहा है, और आप तो ऑप्शन में देख के क्योंकि दिमाग में बसा हुआ है कि नरेंद्र मोदी, और आप यहीं पे इसका आंसर दे देंगे। इसलिए आप पर्सन को पूरा पढ़ें कि प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जा रहा है, और अपना प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू। इसके बारे में मैं थोड़ी डिटेल बता देता हूं। नरेंद्र मोदी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखना ये प्रथम राष्ट्रपति है। यदि यहाँ पे क्वेश्चन ये आता कि जैसे यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, प्रधानमंत्री की जगह प्रथम राष्ट्रपति होता, तब तो अपना आंसर ये होता है। लेकिन या वर्तमान प्रधानमंत्री पूछा होता या देश का प्रधानमंत्री कौन है, सीधा सा प्रश्न, तब भी नरेंद्र मोदी हो जाता। प्रथम प्रधानमंत्री है तो जवाहरलाल नेहरू अपना आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत सरकार के कितने अंग हैं? नाम लिखिए। भारत सरकार के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। कौन कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये 3 हैं जिनको, ये तीसरा है। तो पहला है व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा क्या है? न्यायपालिका। यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो, तो इस तरीके से आप देखें कि भारत सरकार के कितने अंग हैं? 3, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये भी ध्यान रखें, ये प्रथम अंग है, ये द्वितीय और ये तीसरा। ये तीसरा अंग है। प्रथम अंग कौन सा? ये, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। आगे बात करते हैं, भारतीय संसद के 3 अंग कौन से हैं? नाम लिखिए। संसद के 3 अंग कौन से हैं? ये इस तरीके से डायग्राम में मैंने इसलिए दिया है कि आपकी जो आंखें हैं कैमरे की तरह, इनको स्कैन कर ले, और जैसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए आप सीधे सीधे वहां पे जवाब लिख पाए। तो आप ध्यान रखें, यहाँ पे भी 3 अंग कौन से हैं? एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है राष्ट्रपति। कौन कौन से हैं? पहला लोकसभा,
दूसरा राज्यसभा और तीसरा क्या है, राष्ट्रपति। और इन तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, संसद कहा जाता है। इन तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, संसद कहा जाता है। तो संसद के कितने अंग हो गए, 3 अंग हो गए। कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। आगे बात करते हैं, सरकार को परिभाषित कीजिए, क्योंकि 2 नंबर की जो क्वेश्चन आने की संभावना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सरकार को यदि आपको परिभाषित करना है तो आपके बुक के अंदर सीधी सी एक परिभाषा लिखी है, किसके अनुसार, गार्डनर के अनुसार। और गार्डनर के अनुसार जो सरकार है उसका मतलब यह होता है कि सरकार वह अभिकरण या मशीन है जिसके द्वारा राज्यों की नीतियों निर्धारित की जाती है और सामान्य मामलों को नियमित किया जाता है तथा सामान्य हितों का उन्नत किया जाता है। वह क्या है, सरकार है। तो अच्छे से याद करें इसको कि सरकार वह अभिकरण या मशीन है जिसके द्वारा राज्यों की नीतियां निर्धारित की जाती है, दूसरा सामान्य मामलों को नियमित किया जाता है, और तीसरा पॉइंट है मुख्यतः कि सामान्य हितों का उन्नत किया जाता है, मतलब सामान्य हितों की बात की जाती है। जिस आगे बात करते हैं, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए, हो सकता है या तो लोकसभा के सदस्य की योग्यता पूछी जाए या राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता पूछी जाए, लेकिन दोनों में क्या है, बिल्कुल समान है, केवल एक पॉइंट का अंतर है। आप एक याद कर लेंगे, दोनों जगह लिखे जा सकते हैं। तो आप अच्छे से इनको याद कर लीजिए, बहुत इजी है। क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए एक तो, दूसरा भारत सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत कोई लाभ का पद न हो, उसके पास कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए, और तीसरा क्या है, न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, और चौथा पॉइंट है कि आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। अब यहीं पे आपको ध्यान देने की बात है कि जब लोकसभा के सदस्य की योग्यता पूछे तो आप यहां पे आयु कितनी बताएंगे, 25 वर्ष। और यही बात यदि राज्यसभा के सदस्यों के बारे में पूछे, उसकी योग्यताओं के बारे में पूछे, बाकी 3 तो बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ एज का डिफरेंस है। यहां पे कितना हो जाएगा, राज्यसभा में 30 वर्ष हो जाएगा, 30 वर्ष हो या इससे अधिक हो। तो आप अच्छे से इनको याद करें। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, लोकसभा की रट रहे हैं, फिर बाद में राज्यसभा की, अरे दोनों सेम ही तो हैं, सिर्फ एज ध्यान रखें कि लोकसभा में 25 वर्ष होनी चाहिए और यहां पे कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। नेक्स्ट, राज्यसभा की ऐसी कौन सी 2 शक्तियां हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है। राज्यसभा के पास में 2 ऐसे पावर हैं जो लोकसभा के पास भी नहीं है, जबकि लोकसभा आपको पता है कैसा है, लोकप्रिय सदन है, लेकिन उसके पास ये पावर नहीं है। ये केवल किसके पास है, राज्यसभा के पास में। दोनों बात करते हैं क्या क्या है। राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से क्या कर सकता है, राज्य सूची के कोई महत्व विषय को, यहां पे ये थोड़ी सी लाइन टाइपिंग मिस्टेक हो गया कि राज्य सूची के विषय को क्या कर सकता है, राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकता है, ये किसके पास पावर है, ये राज्यसभा के पास में है कि यदि किसी भी राज्य सूची का विषय है, लेकिन उसको क्या कर सकता है, राष्ट्रीय महत्व का बना सकता है। नेक्स्ट, राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार केंद्र सरकार को दे सकती है। यह भी पावर किसके पास है, राज्यसभा के पास में है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो लोकसभा के पास नहीं है। यदि किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना है तो कौन करेगा, राज्यसभा। और यदि नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करनी है तो यह भी कौन कार्य करेगा, राज्यसभा करेगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा कर सकता है, क्योंकि पिछली बार 2020 में उसके अन्य पावर्स आ गए थे, इसके अलावा जो सामान्य परिस्थितियों में जो पावर्स थे उनका, इसलिए मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये माना है कि इस बार आपातकालीन से संबंधित जो पावर्स है उनका ये इम्पोर्टेंट अधिक बनते हैं। राष्ट्रपति संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यह प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन जो शक्तियां हैं उनका वर्णन कीजिए। तो अब बात कर लेते हैं इसका क्या आंसर होगा। यहां पे मैंने इनको डिवाइडेशन करके टेबल रूप में दिया है कि आपको आसानी से याद हो पाए। बात करते हैं आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति की कौन कौन सी आपातकालीन शक्तियां हैं। एक तो होता है आर्टिकल 352,
जिसके तहत उसको आपातकाल की शक्तियां मिली है। दूसरा है आर्टिकल 356 मतलब अनुच्छेद 356, एक है 360। इनको याद रखें, 52, 56 और 60 सब में 4 ऐड हुआ है। 352 में 4 ऐड हुआ, 56 और फिर 4 ऐड हुआ तो 360। अच्छे से याद कर लें। अब 352 में उसके पास क्या पावर मिला हुआ है? युद्ध, भारी आक्रमण और आंतरिक सशस्त्र विद्रोह पे क्या कर सकता है? वह आपातकाल लगा सकता है। लेकिन ये आपातकाल लगाने के लिए क्या चाहिए उसको? मंत्रिमंडल की लिखित परामर्श आवश्यक है, रिटर्न में होना चाहिए, वर्बल नहीं। और इस घोषणा के भीतर संसद के विशेष बहुमत से इसकी स्वीकृति भी आवश्यक है फिर, और 6 माह बाद फिर स्वीकृति आवश्यक है। मतलब 1 महीने के अंदर, इस जैसे ही आपातकाल की घोषणा हुई उसके 1 महीने के भीतर क्या करना पड़ेगा? संसद के विशेष बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक है। और यदि 6 माह से अधिक और इसको बढ़ाना है तो फिर से इसकी संसद की स्वीकृति लेनी होगी। इस तरीके से 352 लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 356। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति क्या करेगा? 356 का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन लागू करेगा। और राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए क्या चाहिए उसको? कि राज्यपाल का प्रतिवेदन चाहिए, कि राज्यपाल ये आश्वस्त करे कि राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र क्या हो गया है? विफल हो चुका है। 2 माह से अधिक के लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक है, और 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए चुनाव आयोग का प्रमाण पत्र आवश्यक है। 2 महीने से अधिक के लिए तो क्या चाहिए? संसद की स्वीकृति चाहिए। और 1 वर्ष से अधिक के लिए क्या चाहिए? चुनाव आयोग। क्योंकि चुनाव आयोग ये प्रमाण पत्र देगा, यह सर्टिफाइड करेगा कि इस राज्य में अभी चुनाव करवाने का माहौल नहीं है या चुनाव कराने में असमर्थ है, इसलिए और फिर लंबे समय तक वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। इसके बाद में बात करते हैं अनुच्छेद 360 का। जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि भारत की वित्तीय साख को खतरा है, जब भारत की वित्तीय साख को खतरा उत्पन्न हो जाए, तब राष्ट्रपति क्या करता है? अनुच्छेद 360 लागू करता है, जिसको कहा जाता है वित्तीय आपातकाल। भारत में अभी तक एक बार भी ध्यान रखें, वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। हालांकि इन दोनों का प्रयोग किया गया है समय समय पे, लेकिन इसका अभी तक एक भी बार प्रयोग नहीं किया गया है। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद करें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आगे बात करते हैं, प्रधानमंत्री के प्रमुख कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। अब ये हो सकता है इसमें से, जैसे मैंने यहाँ पे 7 जो उसके कार्य हैं, अधिकार हैं, वो लिखे। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री के 4 प्रमुख कार्य और शक्तियों के बारे में लिखिए, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे इन पॉइंटों को याद कर लेते हैं, ध्यान देते हैं कि मंत्री परिषद का निर्माण। जैसे ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, सबसे पहला कार्य क्या है उसका? अपने मंत्री परिषद का निर्माण करेगा, कि कितने मंत्री होंगे, कौन होंगे, ये सब तय कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। मंत्रियों में विभागों का बंटवारा तथा परिवर्तन, कौन से मंत्री को कौन सा विभाग देना है यह भी तय कौन करता है? प्रधानमंत्री करेगा। उसका सब विवेक से जिसको देना चाहता है, जो भी डिपार्टमेंट वह दे सकता है, और परिवर्तन यदि आपस में करना वो भी कर सकता है। मंत्री परिषद का कार्य संचालन, मंत्री परिषद की जितनी भी बैठकें होंगी सबका अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। और जो उस बैठक का एजेंडा होगा वो भी प्रधानमंत्री ही तय करेगा। तो इसके जितने भी कार्य संचालन है वो कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय, अलग अलग जो विभाग हैं उन सब में आपस में कोऑर्डिनेशन, समन्वय कौन स्थापित करता है? प्रधानमंत्री करेगा। क्योंकि हो सकता है कई बार 2 मंत्रियों में आपस में नहीं बनती हो। जैसे मान लो एक फाइनेंस मिनिस्टर है, एक एजुकेशन मिनिस्टर है। एजुकेशन मिनिस्टर कोई नई स्कूल स्थापना करना चाहता है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस पास नहीं करे। क्यों? क्योंकि आपसी रंजिश कह सकते हैं, या मान लो दोनों में बनती नहीं हो, तो इस तरह की परिस्थितियां होती है। तो वहां पे प्रधानमंत्री उनमें क्या करता है? आपसी समन्वय करता है। लोकसभा का नेता, प्रधानमंत्री क्या होता है? लोकसभा का नेता भी होता है। राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी का कार्य करता है। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति, उन दोनों के बीच में जो कड़ी का कार्य करता है, संबंध स्थापित करने का कार्य करता है, वो भी कौन करता है? प्रधानमंत्री। मतलब प्रधानमंत्री यहाँ पे क्या होता है? मीडिएटर होता है। और विभिन्न पद प्रदान करना, आप देखते हैं कि राष्ट्रपति क्या करता है? लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन जो हैं उनको नियुक्त करता है। राज्यसभा में 12 जो अपने मनोनीत सदस्यों को नियुक्त करता है।
इसके अलावा यूपीएससी का अध्यक्ष है, मान लो चुनाव आयुक्त, इन सब पदों पर जिसकी नियुक्ति की जाती है वह राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं करता। कौन करता है? प्रधानमंत्री सलाह देता है उसको कि इस व्यक्ति को क्या बनाया जाए, मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जाए, इस व्यक्ति को यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया जाए। तो वो सारा कार्य भी कौन करता है? एक तरह से प्रधानमंत्री ही करता है। अब इसका एक अंतिम क्वेश्चन और है, इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखें, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और शक्तियां लिखिए। लोकसभा, क्योंकि इसमें 4, ये जो बड़े क्वेश्चन हैं ये 4 नंबर के आने की संभावना है, और यदि छोटा आएगा तो उसके अंदर पूछ लेगा कि लोकसभा अध्यक्ष से कोई 2 कार्य लिखिए, तब 2 नंबर का बनता है वो प्रश्न, और यदि 4 नंबर का पूछा जाएगा तो ज्यादा उसके जो कार्य हैं वो पूछ लेगा। तो यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और शक्तियां लिखिए कौन कौन सी हैं, अपने बुक के अंदर इन्हीं को 5 के पॉइंटों में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको याद करने के तरीके से कि आपको जल्दी याद हो जाए, इसलिए मैंने अलग पॉइंट बनाए हैं। क्या क्या है देखिए। लोकसभा के सभी बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? ये हमेशा याद रखें, जो भी लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा, जो अपने अपने जो भी डिपार्टमेंट है जहां के भी वो अध्यक्ष है, नेचुरल अध्यक्षता करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे याद रखिए लोकसभा अध्यक्ष है तो लोकसभा की जो बैठक होगी उसकी अध्यक्षता करेगा। दूसरा, सदन में शांति व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना, ये इसका कार्य है। अध्यक्षता करेगा तो उसमें शांति व्यवस्था बनाए रखना, अनुशासन बनाए रखना भी कार्य इसी का है। लोकसभा का समस्त कार्यक्रम और कार्यवाही निश्चित करता है, कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। विभिन्न विधेयकों, प्रस्तावों आदि पर मतदान कराकर परिणाम घोषित करता है, यह कार्य भी लोकसभा अध्यक्ष का ही है। प्रश्नों को स्वीकार या अस्वीकार करेगा। सदन की समितियों का पदेन सभापति होता है। कुछ समितियां ऐसी होती है जिनका लोकसभा अध्यक्ष होने के नाते वह क्या बन जाता है? उन समितियों का अध्यक्ष बन जाता है। पदेन सभापति का मतलब यही होता है कि जो भी पद पे होगा वही उन समितियों का क्या होगा? अध्यक्ष होगा। प्रवर समितियों के सभापतियों की नियुक्ति करेगा, और अन्य कुछ प्रवर समितियां होती हैं उनके जो सभापति होंगे, उन समितियों के जो अध्यक्ष हैं या सभापति होंगे, उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। इन समितियों में उनके निर्देशन में ही कार्य किया जाता है, और निर्देशन कौन देगा? लोकसभा अध्यक्ष उन समितियों को। कोई विधेयक, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, ये कौन तय करेगा? लोकसभा अध्यक्ष तय करेगा। कौन तय करेगा? लोकसभा अध्यक्ष ये तय करेगा कि ये विधेयक जो है ये धन विधेयक है या नहीं। तो ये तय भी कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और अंतिम पॉइंट मैंने दिया है, संसद और राष्ट्रपति, कि संसद और राष्ट्रपति के बीच में जितना भी पत्र व्यवहार होगा वो कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।